और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे से तोड़फोड़ के कारण ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे दंगा करने वालों को तोड़फोड़ का लाइसेंस मिल गया है। आज धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़फोड़ का लाइसेंस बन गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो नारा है जय श्री राम का और जय बजरंगबली का, ये अब ढाल बनाया जा रहा है तोड़फोड़ का। ऐसा नारा देने से लाइसेंस मिल जाता है तोड़फोड़ करने का, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये विवादित बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है कि जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे से तोड़फोड़ के कारण ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे दंगा करने वालों को तोड़फोड़ करने का लाइसेंस मिल जाता है। सुनवाते हैं आपको एक बार फिर से उन्होंने क्या कहा। आज धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़फोड़ का लाइसेंस बन गया है। कि आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना। उन्होंने कहा कि जय श्री राम बोलने का और जय बजरंगबली बोलने से तोड़फोड़ करने का लाइसेंस मिल जाता है कुछ लोगों को। ये उनका विवादित बयान सामने आया है। जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे से तोड़फोड़ के कारण ढूंढे जा रहे हैं। इससे दंगा करने वालों को तोड़फोड़ का लाइसेंस मिल गया है। वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलकर तोड़फोड़ करता है उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सनातन नारों को लेकर ये विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे से तोड़फोड़ के कारण ढूंढे जा रहे हैं। और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश पर हमला, भूपेंद्र चौधरी का समाजवादी पार्टी पर हमला, एसपी में माफियाओं को संरक्षण। भूपेंद्र चौधरी ने कहा वोट बैंक के लिए काम करती है एसपी। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। बताया गया कि सीवान में है और सीवान में रघुनाथपुर से एक प्रत्याशी हैं जो साहबुद्दीन, जो बड़े माफिया थे, उनके बेटे हैं। तो समाजवादी पार्टी का यही एजेंडा है। इसी प्रकार के लोगों को उन्हें प्रश्रय देना है, इसी प्रकार के लोगों के लिए संरक्षण देना है और इसी प्रकार के लोगों को अपील करेंगे वो जनता से। लेकिन बिहार की जनता सब जानती है। बिहार की जनता, जंगल राज बिहार की जनता ने देखा है। साहबुद्दीन का आतंक जनता ने देखा है। साहबुद्दीन के जो कृत्य थे और किस प्रकार से लालू यादव जी का उन्हें संरक्षण था और पूरा बिहार उन्होंने एकदम दंगाइयों के हवाले था। जातीय नरसंहार हुए और पूरे जंगल राज के रूप में उस कालखंड को जनता जानती है। तो समाजवादी पार्टी के लोग, महागठबंधन के लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उस वोट बैंक को पुष्ट करने के लिए अखिलेश वहां जा रहे हैं। लखनऊ में एसआईआर को लेकर यूपी बीजेपी की मीटिंग जारी है। एसआईआर को लेकर पार्टी रणनीति तैयार कर रही है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हैं। एसआईआर को लेकर जो पार्टी मंथन कर रहे हैं।
बूथ स्तर पर जो छूटे हुए वोटर हैं उन वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराएं और इसके अलावा कि जो SIR जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर वोटरों में सही संदेश दे सके और वोटर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जोड़ सके। दरअसल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाती है, बैठकें करती है और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर और मंडल तक मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की मौजूद है, वोटरों में सही संदेश दे सके और वोटर ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जोड़ सके। दरअसल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम उठाती है, बैठकें करती है और पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी की बूथ से लेकर और मंडल तक मजबूत टीम भारतीय जनता पार्टी की मौजूद है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, SIR लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान की। इस बैठक को आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में पहुंच चुके हैं और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। दरअसल ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से मानी जा रही है कि इस बैठक में मंथन किया जाएगा कि SIR लागू होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बूथ स्तर पर मजबूत और सशक्त रहे। यही वो वजह है कि आज इस बैठक का शुरुआत आज हो गई है। गोरखपुर में आज सीएम योगी ने गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, सभी को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब वहां के नागरिक पढ़ने पर जोर देते हैं। सीएम ने कहा कि सरकार जगह जगह पुस्तकालय बनवा रही है, जिससे शहर हो या गांव सभी को अच्छी पुस्तकें पढ़ने को मिल सकें। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते रहे हैं और उनका स्पष्ट मानना था कि व्हेन सिटीजन्स रीड, कंट्री लीड, यानी देश तभी बढ़ता है जब लोग पढ़ते हैं, लोगों में पढ़ने की एक जिज्ञासा होती है। मैं भी बैठा हुआ था। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है, और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। तो किताब पढ़ने को लेकर सीएम योगी ने बीजेपी सांसद रवि किशन की चुटकी भी ली। रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा था कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं, 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है।
गोरखपुर से खबर है। सैमसंग इनोवेशन कैंपस के कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए हैं और सीएम योगी ने 1600 छात्रों को प्रमाण पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में तेजी से विकास हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है और दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। भारत की प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 2014 के पहले का भारत पहचान के संकट से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार व्यवस्था में हावी हो चुका था। दुनिया के अंदर सम्मान समाप्त हो गया था। हमारे युवा अपनी एक पहचान के लिए मोहताज हो रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 11 वर्षों में अनेक ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने भारत की पहचान को वैश्विक स्तर पर न केवल करने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम ने, पीएम स्टैंडअप की स्कीम ने, डिजिटल इंडिया जैसे अभियान ने आज भारत को एक नई पहचान भी दी और दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने में भी मदद की है। बाइक चलाएंगे तो कान में ईयरफोन लगा करके चलेंगे या अपनी कार भी चला रहे हैं ड्राइविंग सीट पर बैठ करके और रवि किशन की तरह गाना गाते हुए जा रहे हैं, गाना बजते हुए चल रहे हैं। समस्या क्या होती है कि पीछे वाला हॉर्न बजाए जा रहा है और आप एक जगह खड़े हैं, आपको पता ही नहीं कि आप चल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, गाना सुनने में मस्त है और जाम पीछे लगा हुआ है, लोग परेशान हैं। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है कि राजधानी दिल्ली को इंद्रप्रस्थ नाम दे दिया जाए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ जंक्शन किया जाए और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम इंद्रप्रस्थ एयरपोर्ट किया जाए। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मांग की है कि जब देश के अन्य ऐतिहासिक शहर जैसे प्रयागराज, अयोध्या, उज्जैन, वाराणसी आदि अपनी प्राचीन पहचान से पुनः जुड़ रहे हैं, तब दिल्ली को भी उसके मूल स्वरूप इंद्रप्रस्थ के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। ये परिवर्तन न केवल ऐतिहासिक न्याय है बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। जब भी दिल्ली के इतिहास का जिक्र होता है, बिना पांडवों के दिल्ली के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब पांडवों ने दिल्ली को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था तो उन्होंने इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। तो मैंने आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को पत्र भेज करके यह आग्रह किया है कि दिल्ली का नाम बदल करके इंद्रप्रस्थ रखा जाए, तो हमारी दिल्ली की जो गौरवशाली परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो इंद्रप्रस्थ नाम से परिलक्षित होती है। मैंने ये भी आग्रह किया है कि दिल्ली में किसी प्रमुख स्थान पर 5 पांडवों की एक मूर्ति लगाई जाए, जिससे जो हमारी नई पीढ़ी है उनको पांडवों के काल के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत ये 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के खिताब महिला केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें 1 महीने में स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर सबसे अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 3 करोड़ 21 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक सप्ताह में ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक सप्ताह में 9,94,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराए गए। साथ ही साथ एक सप्ताह में राज्य स्तर पर ऑनलाइन वाइटल साइन स्क्रीनिंग का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। राज्य स्तर पर ऑनलाइन वाइटल साइन स्क्रीनिंग के लिए
1,25,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके इसके बारे में जानकारी दी। तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर पीएम मोदी ने तारीफ की है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की तारीफ की। ये उपलब्धि मातृशक्ति के प्रति प्रतिबद्धता है। पीएम ने कहा, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल की बात कार्यक्रम के तहत दिल की बीमारी से जुड़ने वाले और सफल इलाज करा चुके बच्चों से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने हृदय रोग से स्वस्थ हुए बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया है। बता दें कि रायपुर में मौजूद श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में हार्ट पेशेंट बच्चों का निःशुल्क इलाज होता है। तो दिल की बीमारी से ठीक हुए बच्चों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देख सकते हैं आप। बिहार के सियासी दंगल में यूपी के नेताओं के प्रचार से चुनाव की अलग रंगत नजर आ रही है। यूपी के नेताओं ने बिहार का सियासी माहौल गरमा दिया है। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी बिहार के सियासी रण में डटे हैं। सीएम योगी बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर बीजेपी का माहौल बना रहे हैं। कल से अखिलेश यादव भी अपना अभियान शुरू करेंगे। कांग्रेस ने अजय राय को बिहार से अपना स्टार प्रचारक बनाया। वहीं मायावती ने 6 नवंबर से बिहार में चुनाव प्रचार देखने की जिम्मेदारी उनको मिली है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बिहार के सियासी दंगल में इन दिनों यूपी के नेताओं ने सियासी पारा हाई कर रखा है। बीजेपी, कांग्रेस, एसपी और बीएसपी बिहार के सियासी रण में डटे हैं। तमाम सियासी दलों के स्टार प्रचारकों के साथ भोजपुरी फिल्म स्टार भी बिहार के चुनाव में मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर एक एक जिले में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देख रहा हूं जो उत्साह 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता में था, उससे भी कहीं अधिक उत्साह एनडीए की सरकार बनाने के लिए बिहार में मुझे नजर आ रहा है। सीएम योगी बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर बीजेपी का माहौल बना रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बिहार में चुनावों के सह प्रभारी हैं। उनकी भी कई सभाएं हो रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कई जनसभाएं कर चुके हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है और बिहार के आम लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन ने बिहार के लोगों को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का काम किया है। अभी भी लालू यादव जी के जंगल राज को बिहार के लोग भूले नहीं हैं। सीएम योगी के बाद अब अखिलेश यादव भी 1 नवंबर से अपना अभियान शुरू करेंगे, जिसे लेकर एसपी भी उत्साहित है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुलेट के दम पर वहाँ पे चुनाव कराना चाहती है। और लेकिन वहाँ की जनता चूंकि इतनी जागरूक है, जिसके क्रम में आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी कांग्रेस ने बिहार में अपना स्टार प्रचारक बनाया है। वहीं मायावती 6 नवंबर से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगी। मायावती ने अपने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है। आकाश आनंद भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। एक बात साफ है, उत्तर प्रदेश के नेताओं की बिहार में धूम है और जिस तरीके से यूपी के नेता बिहार में सियासी गोटियां बिछा रहे हैं और वहां चुनावी प्रबंधन से लेके जनसभाओं में जुट रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में बड़ी बैठक हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ओबीसी भाईचारा संगठन के साथ मीटिंग की है। बैठक में मायावती ने ओबीसी समाज को बीएसपी से जोड़ने के लिए पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसकी समीक्षा की। साथ ही पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया कि ओबीसी समाज के लोगों को पार्टी से जोड़े। मायावती ने कहा कि बीएसपी ने ओबीसी समाज के लिए हमेशा काम किया, इस बार सत्ता की मास्टर चाबी पानी है। मायावती ने कहा बीएसपी ही लाएगी अच्छे दिन। मायावती ने एसआईआर को लेकर भी नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाया है।
बहुजन समाज पार्टी का एक पिछड़ा समाज भी बहुजन समाज पार्टी का ही अंग है और बहुजन समाज पार्टी ही पिछड़े समाज की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ी है, चाहे वो मंडल कमीशन लागू कराना हुआ, चाहे इनकी भागीदारी राजनीतिक देने की बात आई। क्योंकि जब तक मान्यवर मसीहा कांशीराम साहब मान्य बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन नहीं किया था, तब तक ओबीसी समाज में 78 ऐसी जातियां थी जिनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं था। अगर उनको अधिकार मिला तो बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मिला। वाराणसी से खबर है, जहां बीएचयू में अखिल भारतीय शास्त्रार्थ का 3 दिवसीय आयोजन हो रहा है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश के 250 विद्वान शामिल हुए हैं। विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म संकाय विभाग में ये आयोजन हो रहा है। इस शास्त्रार्थ में 250 से ऊपर विद्वान शामिल हैं, तो वहीं 35 विद्वान देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। भारतीय शास्त्रों ग्रंथों पर उठ रहे सवालों संदेहों से जुड़े तथ्यों पर शास्त्रार्थ के जरिए मंथन हो रहा है। ये शास्त्रार्थ त्रिदिवसीय है। ये 30, 31 और 1 नवंबर 3 दिन में होगी और इसमें भारत के लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधि विद्वान आए हैं। ज्यादातर दक्षिण भारत के कर्नाटक, केरला, गुजरात और आपके आंध्रा ऐसे और इधर बिहार, उत्तर प्रदेश, काशी के तो बहुत सारे विद्वान हैं। तो प्राय सभी जगह के प्रतिनिधि विद्वान, उत्तराखंड से भी विद्वान आए हुए हैं, तो प्राय सभी जगह के विद्वान हैं। बहराइच से खबर है, मोरतिहा पुलिस ने चुरवा गांव से 4 युवकों को फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये आरोपी मिहीपुरवा ब्लॉक में बैठकर अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे थे और इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वे लगातार फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। यूपी एसटीएफ और पुलिस टीम ने चारों आरोपी को पकड़ लिया है जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ रंगे हाथों। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। थाना मुर्तिहा में कुल 4 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड बनाने संबंधी उपकरण भी प्राप्त हुए हैं और कुछ लोगों का आधार कार्ड इनके द्वारा बनाए जाने की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पर पुलिस टीम ने इनमें दबिश दी और कुल 4 लोगों को पकड़ा गया है जो यहीं बहराइच के ही रहने वाले हैं। खबर ललितपुर से, जहां बुजुर्गों को जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए ट्रेजरी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर बैठे भी बायोमेट्रिक तरीके से जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके लिए आज से प्रक्रिया शुरू की गई है। जो पेंशनर चलने फिरने में सक्षम नहीं है और बीमारी से जूझ रहे हैं, वे बैंक और कोषागार में अपना जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए अपने क्षेत्र के डाकिये की मदद ले सकते हैं और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर बुजुर्ग का फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है तो घर आने वाला डाकिया आइरिस स्कैनर भी साथ लाएगा और आंखों की स्कैनिंग के माध्यम से पेंशनर की पहचान स्थापित करेगा। एक शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है 2022 में, 26 जुलाई 2022 का शासनादेश है। इसमें 4 प्रकार से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। एक जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से, जिसकी वेबसाइट है jivanpraman.gov.in, और दूसरा बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, इनका डोर स्टेप बैंकिंग के माध्यम से, और ये जो डाक विभाग है इनका पोस्ट इनको ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें पेंशनर अपने मोबाइल से इन ऐप के जरिए या इस वेबसाइट के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है। खबरें जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।